दिल्ली में कोरोना केसों में कमी से सुधरे हालात। आज से कुछ शर्तों के साथ अनलॉक जारी, फैक्ट्रियों से भी हटाई पाबंदी। देश में वैक्सीन संकट गहराने के बाद उच्च न्यायालय में सुनवाई। अगले महीने कोविशील्ड से मिलेंगे 9 करोड़ टीके। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का उत्तर प्रदेश पर फोकस। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रभारी राधा मोहन का आज करेंगे लखनऊ का दौरा। यूएन में भारतीय सेना की तारीफ। कांगो में 1100 डिग्री के दहकते लावा का धारा शहर में घुस रही थी। भारतीय जवानों ने निगरानी पोस्ट बना 6 लाख लोगों को बचाया। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। कोरोना के एक स्ट्रेन को इंडियन स्ट्रेन कहे जाने को लेकर खड़े हुए विवाद पर अब केंद्र सरकार खुद घिरती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार खुद ही घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी के कई नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई थी, क्यों वायरस के साथ भारत के नाम को जोड़ा जा रहा है। और इसके बाद अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किए गए हल्फनामे का ब्यौरा दिया है, जिसमें खुद सरकार ने कोरोना के इस स्ट्रेन को इंडियन स्ट्रेन लिखा है। कांग्रेस की तरफ से किए गए इस पलटवार ने मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी है। पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में एक पीडीएफ फाइल और अटैच करते हुए लिखा कि भारत सरकार का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर हल्फनामा है, जहां सरकार स्वयं इसे इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बता रही है। खेड़ा ने अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी नेता संबित पात्रा को खरी खोटी सुनाई है और कहा कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। उधर सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी हुई है। तो हम बताया जा रहा है कि तेल की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी की गई है। और आज अगर डीजल की बात करें तो कीमत 24 से 28 पैसे, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 28 से 29 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। और पहली बार मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। और आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 94.23 रुपए, जबकि डीजल का दाम 85.15 रुपए प्रति लीटर है। और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100.47 रुपए और डीजल की कीमत की बात करें तो 92.45 रुपए प्रति लीटर है। बता दें आपको कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। यूपी के अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, यूपी के अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर। यहां शराब कांड को लेकर बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है शराब कांड में। तो यूपी के अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर। तो यहां शराब कांड के तहत पकड़ा गया है शराब माफिया विपिन यादव। पुलिस ने विपिन यादव पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आपको बता दें कि आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से शराब कांड का मामला सामने आया है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस मामले में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। शराब माफिया विपिन यादव पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस ने विपिन यादव पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और ऐसे में पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आ रही है। शराब कांड का मामला सामने आया है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की इस शराब कांड में मौत हुई है। यहाँ बताया जा रहा है कि विपिन यादव शराब माफिया है और फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था विपिन यादव पर। 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अब कोई भी ऐलान सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद ही आएगा। तो यहां बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई 31 मई यानी कि आज होनी है। हालांकि इसके बावजूद शिक्षा मंत्रालय परीक्षा से जुड़ी अपनी परीक्षाओं के साथ साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और इनमें से प्रधानमंत्री कार्यालय की भी इसे लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें परीक्षा से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है।
कोरोना का टीका कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को जानकारी दी है कि वो जून में कोविशील्ड की 9 से 10 करोड़ खुराक का उत्पादन और सप्लाई करने में सक्षम होगी। बताया जा रहा है कि अगर कंपनी इस लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो देश में कायम वैक्सीन संकट को कम करने के लिए दिशा में ये बड़ा कदम होगा। कंपनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे एक पत्र में लिखा कि महामारी के कारण खड़ी हुई चुनौतियों के बावजूद उसके कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। पत्र के अलावा कंपनी ने एक ट्वीट भी लिखा है। तो यहाँ ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि हम जितना संभव हो उतने लोगों की जान बचाने के लिए अपने टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें आपको कि मई की शुरुआत में सीरम ने कहा था कि कंपनी को मई, जून और जुलाई के लिए कोविशील्ड टीके की 11 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिए 1732.50 करोड़ रुपए की पूरी राशि मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो यहां बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व अब उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद गंभीर है और पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज लखनऊ में होंगे। तो यहाँ आज बीएल संतोष का लखनऊ में दौरा होगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद होंगे। कोविड काल में बंद पड़ी सियासी चर्चाओं और गतिविधियों के बीच बीजेपी की जनता के बीच सक्रियता और संपर्क की कड़ी जोड़ी रही। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इसके लिए पार्टी ने कोविड पीड़ितों की मदद के लिए सेवा ही संगठन अभियान शुरू किया। बीजेपी की कवायद न केवल लोगों के सुख दुख में साझीदार बनने की रही, बल्कि संकट के समय में भी जनता के साथ खड़े होने के दावे पर अमल की नीयत दिखाई थी। पार्टी का ये अभियान कितना जमीनी हकीकत की तरह दिखाई दे रहा है, इसका आकलन करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज लखनऊ जाएंगे। उनके साथ यूपी प्रभारी राधा मोहन भी मौजूद रहेंगे। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि बीएल संतोष प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यहाँ महाराष्ट्र में अब 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो बताया जा रहा है कि सरकार समीक्षा करने के बाद कुछ जिलों में ढील देने पर विचार करेगी। यहाँ लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे प्रतिबंध लगाने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन यह समय की मांग है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। समीक्षा के बाद कुछ जिलों में छूट पर सरकार फैसला करेगी और कई लोग अनलॉक की घोषणा नहीं होने पर आंदोलन की धमकी भी दे रहे हैं। मैं उनसे धैर्य रखने का अनुरोध करता हूं। सीएम ने यहां ये भी कहा कि मुझे प्रतिबंध लगाने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन समय की मांग है कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं और ऐसे में लॉकडाउन समय की मांग है। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। वैक्सीन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सभी नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए तैयार है। टीकाकरण दिन रात हो सकता है, लेकिन टीकों की भारी कमी है। उधर बिहार की बात करें तो बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है और अब 2 जून की बात करें तो यहां किन किन शर्तों के साथ किन किन क्षेत्रों में छूट दी जाएगी, इस पर आज फैसला होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी और ये बैठक 11:30 बजे होगी। तो बताया जा रहा है कि 11:30 बजे ये बैठक होगी और इसमें अहम फैसले लिए जाएंगे और इसमें अधिकारी कोरोना को देखते हुए निर्णय लेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से लॉकडाउन का बड़ा ऐलान किया था, जिसका असर साफ तौर पर दिख भी रहा है। तो यहाँ जानकारी मिल रही है कि बिहार सरकार की ओर से आगे 1 सप्ताह तक लॉकडाउन लगने वाला है। यह लगभग तय हो चुका है और आज जो बैठक होगी इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी और बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं, और इसके बारे में लॉकडाउन में क्या कुछ छूट दी जाए। बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन कांग्रेस नेताओं के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम आपदा में अवसर तलाशना है, महामारी में लोगों की मदद करने की जगह राजनीति चमकाना है। कांग्रेस का काम हमेशा नकारात्मक बातें कहना है। कांग्रेस ने कभी बीजेपी सरकार के कामों की सराहना की ही नहीं है। इसके अलावा शहनवाज हुसैन ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को लेकर नीति सरकार की घोषणाओं को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है।
देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने एकदम सही कहा है कि विपक्ष के लोग देश के मनोबल को कोरोना काल में तोड़ना चाहते। कोरोना से एक मजबूत लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, लेकिन अब विपक्ष का काम हो गया है लोगों में वहम पहुंचाओ, डर पहुंचाओ, गुमराह करो, और अब वैक्सीन पर भी वो विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस याद रखे, देश के लोग कभी देखिए, राहुल गांधी जी पहले साल से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात शुरू की, तब से ही वो मन की बात पर टिप्पणी करते रहे, और मन की बात में तो आम लोग जुड़ जाते हैं। मन की बात में तो जो जनता के मन में होता है वो भी हम सुनने का मौका मिलता है। आज किस तरह एक जो महिला ड्राइवर हैं जो चला रही थी ऑक्सीजन ट्रेन, उससे बात कराई, तो देश के लोग तो ध्यान से सुनते हैं। तो जो चीजें देश के लोग ध्यान से सुनते हैं उसको राहुल गांधी जी भ्रम पैदा करना बंद करें, लोगों के दिल में वहम और डर न डाले। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं से कई गुना ज्यादा सोचते हैं अपने देश के लिए। कांग्रेस विपक्ष में रहकर सिर्फ ट्वीट करती, भ्रम पैदा करती। पेंडेमिक के वक्त में, महामारी के वक्त में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, और विपक्षी दल जो वैक्सीन पर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे, कह रहे थे इस मोदी की वैक्सीन है, इसको लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, पता नहीं किस किस तरह का बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता शशि थरूर से लेकर वो लोग बयानबाजी कर रहे थे। आज भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। अभी तक राज्यों को 22 करोड़ 46 लाख डोज भेजा गया है। अभी भी राज्यों के पास 1 करोड़ 84 लाख वैक्सीनेशन मौजूद है जो केंद्र से भेजा गया है। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी नेता वो कोरोना से लड़ना नहीं चाहते, वो मोदी जी और बीजेपी से लड़ना। जो कोरोना काल में जिनके माता पिता का देहांत हुआ है और जो ऐसे मासूम बच्चे हैं, उनका पूरा इंतजाम बिहार सरकार ने अपने जिम्मे लिया है। उनको 1500 रुपए उनको दिए जाएंगे, और जिनके माता पिता नहीं हैं ऐसी बच्चियों को भी जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उसमें रखकर उनको पढ़ाया जाएगा, और उनकी पूरी चिंता करेगी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश। देश में 18 से 44 साल के लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण शुरू हुआ, और इस आयु वर्ग के लिए दिल्ली सरकार के सेंटर एक सप्ताह से बंद और पेड वैक्सीनेशन फैसिलिटी खुली है। तो यहां वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में युवा वर्कर्स खुद मुश्किल स्थिति में दिखाई दिए। दिल्ली सरकार ने आंशिक रूप से लॉकडाउन को हटाते हुए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सोमवार से फिर से काम शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन यहाँ कई यंग वर्कर्स को उनके एम्प्लॉयर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाने तक काम पर रिपोर्ट नहीं करने के लिए कहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो काम पर नहीं लौट सकते। हालांकि ऐसे करने की तुलना में कहना आसान है। तो यहाँ वजीरपुर गांव में सरकारी स्कूल सेंटर में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण हो रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद लगभग 400 सेंटर्स की तरह इसे भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद
आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात चीन की करेगी। चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति का दावा एक बार फिर चर्चा में है और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अपनी सिविलियंस रिसर्च के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी शामिल था। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया जब वुहान लैब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति के दावे की नए सिरे से जांच की जा रही थी। यहाँ पोम्पियो के हवाले से कहा गया कि मैं जो निश्चित रूप से कह सकता हूँ वो ये है कि हम जानते हैं कि उस लैब के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबंधित काम हो रही है। उन्होंने दावा किया कि लैब में नागरिक शोध के नाम पर सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि चीन ने किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने वहां जाने की कोशिश की तो चीन ने इसकी भी अनुमति देने से इनकार कर दिया। उधर अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा के रोहतक में गांव बहु अकबरपुर में एक दिन पहले हुई युवक की हत्या के आरोपी को अपराध जांच शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि युवक की हत्या अभी उसके ताऊ के बेटे ने की थी। तो बताया जा रहा है कि बहु अकबरपुर निवासी युवक मोटरसाइकिल पर खेत में पानी लेने के लिए गया हुआ था और इस मामले में जो खबर सामने आई है कि खेत में ही ताऊ का बेटा मौजूद था और इस दौरान उनके बीच विवाद हो गया। पीयूष ने चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी और यहां पुलिस स्टेशन से इस संबंध में मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की जांच अपराध जांच शाखा को सौंप दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि परिवार में जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। तो यहाँ कुछ समय से यह विवाद चल रहा था और इसी की रंजिश को देखते हुए एक युवक ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। के समय इतला मिली थी लगभग हमें 7 बजे के आसपास कि बाहू गांव में एक हेमंत नाम का लड़का है जिसका के कत्ल हो गया। इसका कोई चाकू वाकू लगा हुआ था उसको। तो इस पर हमारी बहू थाना के SHO की टीम वहाँ पहुंचे। मौके पर तफ्तीश शुरू की जाकर के। तो जब उनका हेमंत का जो फादर है, मरने वाले का फादर है, उसके बयान पर 302 का मुकदमा अंकित किया। जो आज इस मुकदमे के अंदर हमने पीयूष एलियस डिम्पी जो इसी के ताऊ का लड़का है, इनका जमीन को लेके आपस में कोई विवाद चल रहा था काफी समय से। तो परसों को ट्रैक्टर वगैरह लेकर के वो गया हुआ, कल ये चला गया इनका आपस में, तो उसको चाकू वगैरह मारे हैं। फिलहाल हमने इसमें पीयूष को गिरफ्तार कर लिया है और इसको कल। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, CBSE बोर्ड को लेकर परीक्षा की ये खबर सामने आई है। 12वीं की परीक्षाओं पर आज बड़ा फैसला किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं। CBSE बोर्ड को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। CBSE की परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 28 मई को ये सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। CBSE की परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षाओं पर आज बड़ा फैसला किया जाएगा। तो यहां बच्चे बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा होगी या फिर नहीं। तो इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। 28 मई को स्थगित की गई थी ये सुनवाई और आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। बोर्ड परीक्षा का मामला सामने आया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से CBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर यह मामला सामने आया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बड़ा फैसला किया जाएगा, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जिस तरीके से बोर्ड के एग्जाम जो है 12वीं के उसको लेकर कहीं ना कहीं याचिका लगाई गई थी और देखना होगा कि कोर्ट के अंदर आज जिस तरीके की दलील रखी जाएगी। मतलब जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर CBSE एग्जाम को कहीं ना कहीं रद्द कराने के लिए मांग की गई थी और देखना है क्या वो मांग पूरी हो पाएगी, क्योंकि अभी तक CBSE बोर्ड के एग्जाम के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जरूर कहा जाता है कि एग्जाम दिए जाएंगे और यहाँ तक कि ऑनलाइन तरीके का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मगर अब देखना होगा कि क्या डिसाइड करता है और क्या याचिका पर गौर होती है। जी अगर बात करें फैसलों की, तो क्या लग रहा है आपको कि आगे क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाने वाला है और फिलहाल बच्चों के हित में क्या फैसला लिया जाएगा?
देखिए बिल्कुल राय, जिस तरीके से बात करें बच्चों के हितों की, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी पता है कि तीसरी लहर से कहीं ना कहीं बच्चों को बचाना है और कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं बच्चों की सेफ्टी जरूरी है। मगर जिस तरीके से बोर्ड के एग्जाम के लिए कहा गया कि एग्जाम होंगे, मगर उसी को लेकर याचिका लगाई गई थी कि बोर्ड के एग्जाम जो है उनको रद्द किया जाए क्योंकि बच्चों के लिए घातक है तीसरी लहर। मगर देखना है क्या कोर्ट क्या फैसला लेती है, या सरकार के साथ जाएगी या बच्चों के हितों के बारे में सोचा जाएगा। मगर देखना है कि बच्चों को किस तरीके से बचाना है और यहाँ तक कि हर तरीके से कोशिश करना है कोरोना से ही बचाना है और उनकी पढ़ाई जो है वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट ना जाएगी। राजीव, कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए आज फैसला लिया जाएगा। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ फैसला सामने आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना महामारी का एक ऐसा खौफ देखने को मिला है कि मुश्किल समय में परिवार ने ही अपनों का साथ छोड़ दिया। कोरोना से मौत भी हो गई तो यहां अर्थी को कंधा देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। बताया जा रहा है कि परिवार वाले तक भी आगे नहीं आए। जब ऐसा होता है तो तब इंसानियत शर्मसार हो जाती है, लेकिन जब कोई पुलिस अधिकारी भी ऐसा अमानवीय चेहरा दिखाने लगे तब क्या होगा। बताया जा रहा है कि कोरोना से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला बड़ा मामला सामने आया है। एक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना था, कोई वहां नहीं मिला तो पुलिस वालों ने कूड़े वाली गाड़ी में ही शव को डाल दिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना ये हुई है कि मतलब इनको खाली जो बीमार थे, उल्टी था और कमजोरी थी शरीर में। हम इधर लाए थे इलाज कराने के लिए। क्या बताया डॉक्टर ने? नहीं बताया जाता है, इलाज तो हो नहीं पाया, इलाज से पहले ही खत्म हो गए। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी चरखारी को निर्देशित किया गया है कि वे 24 घंटे के अंदर इस प्रकरण की जांच करके आख्या प्रस्तुत करें। जांच उपरांत इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई। उधर यूपी के अयोध्या जनपद के मंडल कारागार में चल रहे निर्माण कार्यों का एडीएम सिटी के अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जायजा लिया। वहीं मंडल कारागार में 8 इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें टाइप 4 का एक आवास हैंडओवर की प्रक्रिया में आ गया है। तो यहां बताया जा रहा है कि मंडल कारागार की जेल अधीक्षक ब्रिज कुमार के मुताबिक मंडल कारागार में टाइप 4 का एक आवास, टाइप 2 के 6 आवास, एक कंट्रोल रूम, एक हाई सिक्योरिटी बैरक, एक विजिटर सेड और 4 वॉच टावर का कार्य चल रहा है। और एडीएम सिटी वैभव शर्मा ने कार्यदायी संस्था को 6 महीने के अंदर कार्य को पूरा करने के बड़े निर्देश जारी किए हैं। जिसमें 8 इकाइयां हैं, सबके निर्माण कार्य चल रहे हैं। उसमें से एक टाइप 4 का आवास है जो इस समय हैंडओवर की प्रक्रिया में आ गया है। उन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण कर उसमें जो भी कमियां थी उसको इंगित करते हुए उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराकर कार्य कराए जाने हेतु एडीएम महोदय द्वारा निर्देश दिया गया। हरियाणा में रविवार को 2 महीने बाद दूसरी लहर में सबसे कम कोरोना केस सामने आए और इसे दोगुने मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। तो यहां राहत भरी खबर सामने आई है। हरियाणा से 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1452 नए मामले सामने आए और 3370 लोग ठीक हुए हैं। और इससे पहले की बात करें तो 1 अप्रैल को दूसरी लहर की शुरुआत में 1609 संक्रमित मिले थे। प्रदेश के किसी भी जिले में 140 से अधिक केस नहीं है। 20 जिलों में नए मामलों की अपेक्षा स्वस्थ होने की संख्या अधिक है। रिकवरी रेट की बात करें तो यहां बढ़ चुकी है और 96% के पार अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। फिलहाल सक्रिय केस घटकर 21,085 रह गया है। और एक दिन की पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 3.24 है और ऐसे में दूसरी लहर की संक्रमण दर 13.64% है। यूपी के झांसी जिले के टहरोली के ग्राम बमनुआ में हैंडपंप से पानी भरने के विवाद में 2 पक्षों में सड़क पर ही खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि इस विवाद में 4 महिलाएं समेत दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में इनका इलाज नहीं किया गया। फिलहाल दोनों पक्षों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो यहां आप वीडियो साफ तौर पर देख भी सकते हैं और यहां पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। ये है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, हमारे वो एक जने और कास्ट के होने के बीच में। और सर हम लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गए तो वहाँ पे बस चोटें लिखी ना, उन्होंने इलाज किया ना कुछ। फिर उन्होंने थाने के लिए कहा तो वहाँ पे हम लोग गए नहीं पाए, मतलब इलाज के लिए जाना था।
फिर सुनी कि हम लोगों ने के नाम मुकदमा लिख गया, तो उन्होंने कहा यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी क्योंकि मुकदमा हमारे नाम लिखा है, वो हमारा ही से छूटा। 323 धारा चली, वो 504 2 धाराएं चली, हम आए हुए हैं मम्मी के नाम। और फिर हम लोग थाने गए तो हमारी 2 छोटी छोटी बहनें घर पे थी, तो 5 लोगों ने घुस के उन लोगों को भी मारा, हमारा गेट भी तोड़ दिया। आप लोग सर्चिंग भी कर। पर खूनी संघर्ष हुआ है, ये वीडियो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, वायरल वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के संगरूर के पटियाला रोड पर मौजूद पेट्रोल पंप पर काम करने वाली 19 वर्षीय लड़की की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो यहाँ ये मामला गर्मा चुका है। दरअसल पीड़ित परिवार ने लड़की की लाश पेट्रोल पंप के समक्ष रखकर धरना लगा दिया। यहाँ पीड़ित परिवार ने पेट्रोल पंप के प्रबंधकों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़की को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, परिवार को भी समय पर इस मामले की जानकारी नहीं दी गई और इतना ही नहीं, इस मामले में परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना यूं ही जारी रहेगा। ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਢਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ कि चाचू जी तुसी नेड़े हो, तुसी चले जाओ जल्दी, भी असी पहुँचते हैं, दूर हाँ भी असी किसी की बाइक लैके मतलब कि बाद च आए। मेरा देवर इत्थों लै जदों उरे पहुँचया मेरी बेटी दी 2 जाने कुत्तियां वांगू लाश खिच्ची आ रहे सी। आखिर नूं एक मुलाजिम हुंदे होए इन्हां दे पंप ते हक नहीं बनदा जी उन्हां दा। एक मुलाजिम नूं आपां कुत्तियां वांगू घड़ीस रहे हाँ, बल्कि जिथे आपां लगे होए हाँ उस बंदे दा हक नहीं बनता भी अपने मुलाजिम बीमार है आपां उन्हें हॉस्पिटल। कोरोना वायरस के खतरों के बीच प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर भी बरपा रहा है। तो यहाँ ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है और अब तक मरीजों की संख्या 1000 के करीब पहुंच चुकी है। 54 मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ी है, जबकि 80 लोगों ने ब्लैक फंगस के चलते जान भी गंवा दी है। दावों के विपरीत की बात करें तो हकीकत ये है कि अब इसका मुकम्मल इलाज ठीक से शुरू नहीं हो सका है। तो यहाँ बड़े शहरों में तत्काल इलाज नहीं मिल रहा, लेकिन छोटे शहरों में मरीजों को सिर्फ रेफर किया जा रहा है और जब तक हायर सेंटर पहुंच रहे हैं तब तक हालात और इतनी स्थिति नाजुक हो जाती है कि दवाएं और इंजेक्शन ना मिलने की शिकायतें भी कई जगह से सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।